की और वर्णमाला में आप जानते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्णमाला की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमारी हिंदी भाषा के लिए भी वर्णमाला जो बनाए गए हैं उनमें जो 52 अक्षर हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बोलेंगे वर्णमाला। जैसे फूलों की माला होती है वैसे ही वर्णों की भी माला है, और इस वर्णमाला में पूरे 52 अक्षर हिंदी भाषा में हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इन वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला हम स्वर को लेंगे और फिर इसके बाद में हम व्यंजन की भी बात करेंगे। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, दोनों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि वर्णमाला जो है इसमें प्रारंभ कहाँ से होता है। तो वर्णमाला जो है ध्वनि से प्रारंभ होता है, जो ध्वनि होती है उससे या फिर वर्ण से वर्णमाला का प्रारंभ होता है। अब हम बात करेंगे कि वर्ण या ध्वनि से क्या बनता है। तो इससे अक्षर बनता है। यह जो अक्षर है इससे अक्षर जो है इससे पद बनेगा और जिसे हम शब्द कहेंगे, और शब्द जो है इस शब्द से पदबंध बनाया जाता है। अर्थात जो शब्द है इनका समूह बनाया जाता है उसे हम पदबंध कहते हैं, और पदबंध से वाक्य बन जाता है और यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। वाक्य जो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं स्वर। तो यहाँ बात उठती है कि स्वर हम किसे कहते हैं, स्वर किसे कहेंगे। तो जो हम बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि निकल रही है अर्थात जो वायु निकल रही है वो बिना अटके, बगैर कहीं रुकावट के वह वायु सीधी निकलती है, तो उन अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। अर्थात प्राणवायु यदि सीधी निकले, बगैर रुकावट के निकले, तो उन अक्षरों को, उन ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और स्वर की संख्या 11 मानी गई है। कुछ बुक्स में आपको 10 भी मिल जाएगी, लेकिन व्यापम या फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनमें स्वरों की संख्या 11 कही गई है। हम उन स्वरों की बात कर लेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले जो स्वर है वह है, इसको बोलेंगे आ, फिर आ, इसके बाद ई, ऊ, और एक आता है ऋषि। लेकिन इस शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिकांश होता है, हिंदी भाषा में बहुत ही कम, नाम मात्र का होता है, इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। और ए, आई, ओ और औ। आप देखिए ये पूरे शब्द जो अक्षर है ये अक्षर 11 होते हैं, इसलिए स्वरों की जो संख्या है वो 11 बताई गई है। इस जो स्वर संख्या है 11, इनमें भी हम बात करेंगे। मूल स्वर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। मूल स्वर, और इस मूल स्वर में आ जाएगा आ, फिर ई, ऊ और ऋषि। इस प्रकार से हम इनको मूल स्वर में ले लेते हैं। यही प्राथमिक स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, या प्रारंभिक स्वर भी कहते हैं, और यह छोटे होते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। अब जो बाकी शेष रह जाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। यह जो स्वर बचते हैं, यह जो स्वर हैं, यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन की बात करते हैं। पहला भाग है हमारा स्वर। तो हमें याद रखना कि स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 है, और इन्हें दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर में। मूल स्वर की संख्या होगी 3, क्योंकि आप जानते हैं यह स्वर को जो ऋषि है इसे तो हमने हिंदी भाषा से हटा दिया है, इसीलिए यह संख्या हो जाएगी 3। और
1 2 3 4 5 6 7, बाकी बची 7। ऐसे 7 3 10, लेकिन जब एक और ऋषि को इसमें मिला दिया जाएगा तो यह स्वरों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 11। इसीलिए स्वर की संख्या प्रतियोगिता की दृष्टि से हमें 11 कहना है। कुछ बुक्स में आपको 10 भी लिखी मिल जाएगी। और अब हम बात करेंगे व्यंजन की, और व्यंजन की जो संख्या है, व्यंजन की संख्या 33 बताई गई है, 33 होती है। 33 जो होती है उनमें भी बांटा गया है, और उन्हें जो बांटा गया है उन्हें हम सबसे पहले हम सामान्य व्यंजन की बात करेंगे, जो सामान्य व्यंजन जो हैं उनकी। और सामान्य व्यंजन को ध्वनि जो है वह बोलने का जो तरीका होता है, वह ध्वनि बोलने का तरीका सामान्यतः आप जानते हैं हमारे हृदय की ओर से जो वायु आती है वह सबसे पहले हमारे गले में आती है। गले के बाद आप जानते हैं ऊपर बढ़ते हुए मूर्धन्य तालव्य से होते हुए वह दंत और ओष्ठ के माध्यम से बाहर चली जाती है और हमें एक आवाज के रूप में सुनाई देती है। अर्थात हम सबसे पहले बात करेंगे जो वर्णमाला है हमारा, तो क वर्ण की, और क से प्रारंभ होता है। इसीलिए सबसे पहले यदि हम क वर्ण की बात करें तो क ख ग घा, और यहाँ एक शब्द आएगा, अक्षर आएगा, इसे आप ड़ कहते हैं, और भी इसे शुद्ध करके अंग ऐसा भी कहा जाता है। आपको जो उचित लगे वह उच्चारण आप कर सकते हैं इसमें। तो यह देखिए, यह ध्वनि किससे प्रारंभ हुई? कंठ से प्रारंभ हुई, इसीलिए यह कंठ व्यंजन कहलाएंगे। इन्हें हम कंठ व्यंजन कहेंगे। दूसरा हमारा जो है, जब प्राणवायु जो हमारा मुंह बना हुआ है उसमें यदि ऐसा गला है तो इसे हम कहते हैं कंठ। कंठ के बाद जो दूसरा है वह तालु को टच होगी हमारी वायु, इसी तालब भी कहेंगे उसे हम। और तालब में कौन से वर्ण आएंगे? चा, छा, जा, झा और या, यह तालब वर्ण में आ जाएंगे। इसके बाद में जो प्राणवायु है वह तालब के ऊपर यानी मूर्धन्य के स्थान पर टच होगी, इसीलिए वो है वर्णमाला जहां मूर्धन्य से टच होगी, यानी टा, ठा, डा, ढा, और यहाँ पे णा जो शब्द है यह मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। इसके बाद में जो प्राणवायु सीधी टच होगी वो दांतों के ऊपर के भाग में टच होगी, इसलिए दंत व्यंजन कहेंगे उन्हें हम। और दंत व्यंजन में ता, था, दा, धा और ना, ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आएगा। और जब वायु सीधे बाहर आएगी दांत से टच होने के बाद में, यदि बाहर निकलते समय ओंठों का प्रयोग होगा उन अक्षरों में, तो उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। और ओष्ठ व्यंजन में पा, फा, बा, भा और माँ ये हो जाएंगे। इस प्रकार यह हो गए पूरे, आप देखिए 25। और यह एक मूर्धन्य कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, यह 5 प्रकार से हमने इन्हें बांट दिया है। 5 प्रकार से हमने बांटा है इन्हें। अब देखते हैं हम इनमें क ख ग घ ण या अंगा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये यहाँ पे हमने व्यंजन की संख्या लिखी है और यह हुए 25। और 25 के बाद हम देखते हैं इसके बाद में भी और जो व्यंजन आते हैं उनकी बात करेंगे। या, रा, ला और वाह। इसके बाद में आता है एक हमारा व्यंजन, देखिए शा, शा, सा,
सा शा और एक अक्षर हो जाएगा हाँ। इस प्रकार यह देखिए पूरे हमारे 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे व्यंजन की बात कर रहे थे। अब इन व्यंजन जो होते हैं, इन व्यंजन में कुछ अलग अलग भागों में इन्हें बांटा गया है। जैसे हम बोले कि इन्हें वायु या प्राण तत्व के अनुसार बांटा गया है। जहाँ पे बोलते समय हमें वायु की कम आवश्यकता होती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हम इस शब्द का प्रयोग यदि करते हैं तो यहाँ पे हमें वायु की कम आवश्यकता होगी, लेकिन इसको बोलेंगे क वायु की कम आवश्यकता बनी, इसीलिए इसे हम अल्प प्राण कहेंगे। लेकिन यदि हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो खा जोर से बोलना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर प्राणवायु की अधिक आवश्यकता पड़ी, इसलिए यह महाप्राण कहलाएगा। अर्थात यह का खा ग घा प्राण वायु की जहाँ पे अधिक आवश्यकता हो वो महाप्राण, और जहाँ पर कम आवश्यकता हो वो हमारा अल्प प्राण कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने और अंगा ये देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण की हमने बात यहाँ पे समझा। हम घोष और अघोष की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। अघोष अर्थात जिनमें कंपन नहीं होता, बोलते समय यदि हमारे गले में कंपन नहीं होता है वह अघोष है, और जहाँ पर कंपन होता है वह सघोष है या घोष है। तो इन वर्णमाला में यदि हम देखते हैं इन अक्षरों को बोल के, तो यहाँ पे आप अपने गले के ऊपर हाथ रखेंगे ऐसा और बोल के देखेंगे तो हमारे गले में कंपन यदि होता है, जिन अक्षरों से कंपन होता है वह कंपन हो जहाँ पे, तो उसे हम बोलेंगे घोष है, और जहाँ कंपन नहीं होता वह अघोष है। तो यह इन अक्षरों में कंपन नहीं होता, इसीलिए हम इसे अघोष कहेंगे। यहाँ तक यह अघोष कहलाएगा। और इसके बाद में आप इन 3 अक्षर, पहले 2 अक्षर जो हैं यह पूरे अक्षर जो हैं यह अघोष कहलाएंगे, और दूसरे यह 3 अक्षर जो होते हैं यह घोष या फिर इन्हें हम सघोष कहते हैं, इन्हें सघोष कहते हैं। और एक बात इसमें यह आखिरी की जो लाइन है अर्थात पंचम अक्षर जो है हमारे, इन पंचम अक्षरों को नासिक के, क्योंकि यह नाक के बल बोले जाते हैं इसीलिए इन्हें नासिक किया अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। यह हमें बात याद रखनी होगी। और हम देखते हैं यहाँ पे या रा ला और वा, यह जो अक्षर हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में भी आप देखिए या और जो वा है यह अर्ध अर्ध स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में स्वर से अधिक ध्वनि और व्यंजन से कम ध्वनि लगती है, इसीलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। और जो ला है, ला को हम ला जब बोलते हैं तो जीभ यहाँ पे हमारी दांतों के पास टच हो जाती है और दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है, इसीलिए ला को हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। और इसी प्रकार रा जो है, रा जब भी बोलते हो तो आपकी जीभ गोल हो जाती है अंदर, इसीलिए इसे लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और देखिए शा सा शा, जो शा सा सा और हा, यह जो है यह ऊष्म ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संघर्षी
व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।